100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। चीन की अर्थव्यवस्था में आश्चर्यजनक रूप से आ रही सुस्ती दुनिया के लिए चिर परिचित चेतावनी है कि जैसे चीन चलता है दुनिया की अर्थव्यवस्था भी वैसी ही चलती है, पर शायद सिर्फ चीन ही मायने नहीं रखता जैसे कभी हुआ करता था। बहुत पुरानी बात नहीं जब ज़्यादातर अर्थव्यवस्थाएं चीन के साथ साथ ही आगे बढ़ती थी, पर पिछले कुछ सालों में वो संबंध धीरे धीरे कमज़ोर हुए हैं और महामारी के दौरान तो लगभग ढह गए। चीन की जीडीपी ग्रोथ और दूसरे उभरते बाजारों के बीच अंतर संबंध 2015 में 0.9 से थोड़ा ज़्यादा से अब गिरकर 0.2 से भी कम हो गया है। इस साल के मध्य तक उभरते हुआ बाजारों की तुलना में चीन काफ़ी धीमी गति से विकास कर रहा था। 3 दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है और ये आने वाली कई चीज़ों का संकेत हो सकता है। पैरा। महामारी को काबू रखने के लिए बीजिंग लॉकडाउन लगा रहा है और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों और उच्च कॉरपोरेट ऋण पर नकेल कस रहा है। ये कारण भी हो सकते हैं कि चीन में इतनी तेज़ी से आर्थिक सुस्ती आ रही है, लेकिन बाकी दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा है। पर चीन और बाकी अर्थव्यवस्थाओं के बीच विकास का यह संबंध 5 साल पहले कमज़ोर होना शुरू हो गया था। इसकी एक वजह है नया व्यावसायिक शीत युद्ध। व्यापार से संचालित विकास के मॉडल को घरेलू उपभोक्ताओं से बदलकर चीन अंदर की ओर मुड़ रहा है। चीन की जीडीपी के हिस्से के रूप में निर्यात 2010 से पहले 35% के उच्चतम स्तर से आज 20% से भी कम हो गया है। 2015 में बीजिंग ने आर्थिक आत्मनिर्भर बनने के लिए सप्लाई सिस्टम मजबूत बनाते हुए और घरेलू स्तर पर अधिक प्रौद्योगिकी विकसित करने के साथ मेड इन चाइना अभियान शुरू किया। इसका मतलब अमेरिका पर कम भरोसा, दूसरे उभरते बाजारों पर भी कम विश्वास। पैरा। ट्रंप के समय अमेरिका ने चीन के साथ अलग होने की रणनीति अपनाई। जो बाइडेन और यूरोप में ट्रंप के कई आलोचकों का भी वैसा ही रुख है और महामारी के दौरान इसकी कोशिशों में तेजी आई। इसका मतलब था चीन के व्यावसायिक प्रतिद्वंदियों जैसे मैक्सिको, वियतनाम और थाईलैंड से ज़्यादा चीज़ें खरीदना। पैरा। महामारी से पहले ग्लोबल जीडीपी का लगभग 35% हिस्सा चीन से आता था, पर वह भी 2020 में गिरकर 25% के आसपास पहुंच गया। हालांकि चीन तब भी बाकी दूसरे उभरते हुए बाजारों की तुलना में 2 गुनी गति से विकास कर रहा था, पर अब गैप कम होता जा रहा है। 1960 के बाद शायद ही कभी हुआ कि चीन का आर्थिक विकास भारत से धीमा रहा हो, पर हाल के सालों में ऐसा हो रहा है और भारत काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। घटती आबादी और भारी भरकम कर्ज के कारण चीन आने वाले वर्षों में दूसरे उभरते बाजारों से धीमे वृद्धि करेगा। पैरा। इस बीच वैश्विक रूप से विकास को गति देने वाले दूसरे कारकों में तेजी आई है। डिजिटल क्रांति के कारण कंप्यूटर चिप्स और दूसरी हाईटेक उत्पादों की मांग बढ़ रही है। मोबाइल इंटरनेट
टेक्नोलॉजी उभरते बाजारों की घरेलू अर्थव्यवस्थाओं को तेजी से बदल रही है। इंडोनेशिया के साथ भारत की भी में डिजिटल सर्विस से रेवेन्यू सबसे तेजी से बढ़ा है। जीडीपी में इसका योगदान पिछले 4 साल में 3 गुना हो गया है। भारत भी उन देशों में से एक है जहां चीन के साथ व्यापार अर्थव्यवस्था के हिस्से के रूप में गिर रहा है। पेरा चीन कम मायने रखता है, इसका मतलब यह नहीं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसका भारी भरकम कॉरपोरेट कर्ज को कम करने के लिए चलाया जा रहा अभियान विशेष तौर पर प्रॉपर्टी क्षेत्र में मंदी के रूप में खत्म होगा और इसके प्रभाव वैश्विक और अपरिहार्य होंगे, पर कम झटकों का असर शायद दूरगामी न हो सकता है कि जब चीन ठोकर खाए तो दुनिया उसके साथ न गिरे। पेरा यूपी में सपा और भाजपा छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने में व्यस्त है। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गुलाबी घोषणा पत्र जारी किया है। इसका उद्देश्य महिला मतदाताओं को जुटाना है। कागज पर यह अच्छी रणनीति दिखाई देती है क्योंकि राज्य में कांग्रेस के पास शायद ही कोई कोर समर्थक बचे हैं और वापसी के लिए उसे लीग से हटकर सोचने की जरूरत है। प्रियंका गांधी की नज़र राज्य के करीब 50% महिला वोटरों और उनके मुद्दों पर है। गुलाबी घोषणा पत्र जारी करने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि जब तक महिलाओं को राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तब तक भारत का वास्तविक विकास एक सपना ही रहेगा। पेरा गुलाबी घोषणा पत्र को 6 क्षेत्रों में बांटा गया है, जैसे आत्मसम्मान, गरिमा, आत्मनिर्भरता, शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य। इससे पहले प्रियंका गांधी ने यूपी विधानसभा चुनाव में महिला उम्मीदवारों को 40% टिकट देने का ऐलान किया था। साफ है कि प्रियंका यूपी में महिला वोटरों को लामबंद करने की रणनीति पर काफ़ी भरोसा कर ही है। उनकी ये घोषणाएं भले ही कांग्रेस के चुनावी भाग्य को नहीं बदल सकती, लेकिन निश्चित रूप से यह वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जिन्हें लेकर बड़ी संख्या में महिला मतदाता चिंतित है और इस बारे में उनकी पुख्ता राय है। पेरा इन घोषणाओं से कांग्रेस को तत्काल चुनावी लाभ नहीं हो सकता क्योंकि पार्टी का आधार काफ़ी कमज़ोर है। हाल के वर्षों में 2009 के लोकसभा चुनावों को छोड़कर कांग्रेस यूपी में दोहरे अंकों में वोट प्रतिशत हासिल करने में असफल रही है। किसी भी पार्टी के लिए लगातार इस तरह से निराशाजनक चुनावी प्रदर्शन के बाद वापसी और चुनावों में करीबी टक्कर देना मुश्किल है। कांग्रेस यूपी के आगामी विधानसभा चुनावों में गंभीर प्रतियोगी होने की उम्मीद नहीं कर सकती है, लेकिन पार्टी ने निश्चित रूप से उन मुद्दों को छुआ है जो भारत में बड़ी संख्या में महिला मतदाताओं को प्रिय है। पेरा सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ के देश भर में महिला मतदाताओं के सर्वे का निष्कर्ष बताता है कि पुरुष उम्मीदवार बाकी सब मामलों में अगर समान है तो महिला मतदाता महिला उम्मीदवारों को वोट देना पसंद करेगी। ऐसे में 58% महिलाएं महिला उम्मीदवार को वोट देगी। केवल 12% ने कहा कि पुरुष उम्मीदवार को वोट देना पसंद करेगी। इसलिए कांग्रेस का 40% महिला उम्मीदवारों को टिकट देने का निर्णय पार्टी के समर्थन आधार को बढ़ाने में मदद कर सकता है। हालांकि यह पार्टी को गंभीर मुकाबले में लाने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। पेरा आम धारणा है कि
महिलाएं राजनीति में शामिल नहीं होना चाहती, लेकिन सर्वेक्षण के निष्कर्ष इससे उलट है कि 28% भारतीय महिलाएं राजनीति में करियर बनाना चाहती है। यह राय हर क्षेत्र और सामाजिक समूहों की महिलाओं में समान है, फिर चाहे महिला ऊंची जाति की हो या ओबीसी या दलित परिवारों से। आदिवासी महिलाएं ही इसमें एकमात्र अपवाद है। बड़े शहरों की महिलाएं छोटे शहरों में रहने वाली महिलाओं की तुलना में राजनीति में शामिल होने के लिए अधिक इच्छुक है। 2019 की लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक है। इनमें ज़्यादा संख्या तृणमूल कांग्रेस और बीजू जनता की सांसदों की है, क्योंकि इन दोनों ही दलों ने बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवारों को टिकट दिए थे। महिला मतदाताओं में यह साझा धारणा है कि महिला प्रतिनिधि संसद और विधानसभाओं में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के हितों का बेहतर ध्यान रख सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में ओडिशा में बीजेपी और पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने इसके लिए पहल की थी। कांग्रेस अभी इस दिशा